Hello everyone, students. In the previous lecture, you know that at the last moment of the lecture, we have gone to the concept of emulsion. तो क्या होता है emulsion? Emulsion is a kind of a system of colloids in which dispersed phase is also liquid and dispersion medium is also liquid. But these two liquids, they must be immiscible. So that kind of a colloidal system is known as a emulsion. और इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है, आपको पता है मिल्क. Milk is an example of emulsion. I told you in the last lecture also, emulsions are of two types. Emulsion में जो भी कोई होता है liquid other than water, that is called as a oil, चाहे वो कौन सा भी क्यों ना हो. So emulsions are of two types: oil in water type of emulsion, and second is water in oil type of emulsion. Milk is an example of oil in water type of emulsion. क्या होता है मिल्क में? लिक्विड फैट्स होता है डिस्पर्स फेज एंड वाटर होता है डिस्पर्शन मीडियम. सो साथ ही साथ इन दोनों लिक्विड्स को, आई मीन डिस्पर्स फेज को और डिस्पर्शन मीडियम को साथ में बांध के रखने वाला जो फोर्स होता है, आई मीन द सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज द इमल्सिफाइंग एजेंट और ऑल्सो नोन एज द इमल्सिफायर. तो आपको याद होगा इन केस ऑफ अ मिल्क, casein is a kind of a protein that will act as the emulsifying agent. So this is the first example of oil in water type of emulsion. दूसरा इसका जो एग्जाम्पल है ये है, आपको पता है, पेंट, वैनिशिंग क्रीम. सो these are the examples of oil in water type of emulsion. सेकेंड जो इसका पार्ट था वो था वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ emulsion. इसका एग्जाम्पल है कॉल्ड लिवर ऑयल. ओके, सो साथ ही साथ यू नो दैट बटर, देन क्रीम, these are the examples of yes water in oil type of emulsion. ठीक है. सो इन दिस वे वी कैन क्लासिफाई emulsions. अभी इन दोनों टाइप्स में क्या है मेन डिफरेंसेस, ये अभी हम जानेंगे इस पार्ट में. सो ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ emulsion. तो आपको पता है ऑयल इन वाटर जो है emulsion, इसमें क्या होता है? ऑयल इज डिस्पर्स फेज एंड वाटर इज द डिस्पर्शन मीडियम. इन केस ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ emulsion, ऑयल इज डिस्पर्स फेज एंड वाटर इज नथिंग बट डिस्पर्शन मीडियम. इन केस ऑफ वाटर इन ऑयल इसका उल्टा होता है, वाटर विल बी डिस्पर्स फेज एंड ऑयल विल बी डिस्पर्शन मीडियम. ठीक है. तो यहां पे जो डिफरेंस है देखिए, फर्स्ट ऑयल इज डिस्पर्स फेज, वाटर इज डिस्पर्शन मीडियम. हियर यहां पे वाटर इज डिस्पर्स फेज एंड ऑयल इज डिस्पर्शन मीडियम. ठीक है. सो देन द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, इफ वाटर इज एडेड इट विल बी मिसिबल विद द emulsion. एग्जाम्पल लीजिए, मिल्क, दूध में अगर आप पानी मिलाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस. और अक्सर आपको पता है most of the milkmans they also add some amount of water in the milk. तो ये होता है, if water is added in the emulsion then it will be miscible. miscible मतलब क्या होता है? soluble. ये होता है soluble. अगर हम emulsion में इस टाइप के ऐड करेंगे वाटर को तो वो हो जाएगा miscible, वो हो जाएगा soluble इसमें. If oil is added it will be miscible with the emulsion. इस टाइप का जो emulsion होता है जिसमें ऑयल होता है डिस्पर्शन मीडियम, अगर हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला तो वो इसमें सोल्यूबल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ऑयल, वाटर नहीं. ठीक है. एन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट मेक्स द emulsion कंडक्टिंग. आपको पता है कोई भी जो होता है कोलाइडल सिस्टम, उसके लिए लगता है स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इफ वी एड मोर अमाउंट ऑफ इट देन इट विल कोएगुलेट. क्या होता है कोएगुलेशन? ये मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में. फिलहाल एन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मेक द emulsion कंडक्टिंग. वाटर ऐड करने से क्या हो जाएगा, उसमें जो भी बनेगा emulsion ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर सकता है. सो इट्स अ कंडक्टिंग.
एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैज नो इफेक्ट ऑन द कंडक्टिंग पावर, क्योंकि यहां पे जो है इलेक्ट्रोलाइट वो ऐड करने के बाद, क्योंकि डिस्पर्शन मीडियम यहां पे है वो है ऑयल विच इज अ नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी नहीं करेगा, दैट्स व्हाई एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैज नो इफेक्ट ऑन द कंडक्टिंग पावर। ऐसा जो रहेगा मिक्सचर वो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी नहीं कर सकता। ओके, जो भी था इसका प्रीवियस पावर ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन वो सेम ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। यहां पे क्या होगा, वाटर इज अ कंटिन्यूअस फेज, वाटर यहां पे क्या है, वाटर इज नथिंग बट अ कंटिन्यूअस फेज, मतलब जो भी डिस्पर्शन मीडियम है वो रहेगा कंटिन्यूअस फेज। तो यहां पे क्या है, ऑयल विल बी इन अ कंटिन्यूअस फेज। ओके, देन बेसिक मेटल सल्फेट्स, वाटर सोल्यूबल अल्कली मेटल सोप्स, आपको पता है सोप्स क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, दे आर कॉल्ड एज अ वॉशिंग सोप। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, दे आर कॉल्ड एज अ बाथिंग सोप, क्योंकि वो होते हैं सॉफ्ट। तो ये जो है सोडियम एंड पोटेशियम, व्हाट आर दिस एलिमेंट्स, अभी सोडियम एंड पोटेशियम दे आर नथिंग बट द अल्कली मेटल्स, तो इनसे सोप बनते हैं। सो बेसिक मेटल सल्फेट्स, water soluble alkali metal soaps are used as a as a emulsifier. I told you emulsifier is that substance which will make two different liquids combine together, और दोनों liquids को बांध के रखने वाला जो होगा agent, that is called as the emulsifying agent in case of emulsion I am talking about. तो basic metal सल्फेट्स मतलब ऐसे मेटल्स जिनमें होता है SO4 ग्रुप, सो उनको हम लोग बोलते हैं सल्फेट्स, SO4 2- सल्फेट। सो वाटर insoluble soaps such as those of zinc, aluminium, Fe, alkaline earth metals, they are used as a emulsifier. I told you emulsifier are the substances which are required for the emulsion to be formed. तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को साथ में बांध के रखने वाला जो होता है मीडियम और एजेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस, एंड फॉर द कन्वीनियंस आई हैव रिटन दिस पॉइंट्स ऑन द बोर्ड, ओके, टू सेव द टाइम ऑल्सो। नाउ these are the differences for 2 marks, this difference may be asked. 2 मार्क के लिए आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, तो यहाँ पे हर एक पॉइंट को हाफ मार्क मिलेगा। 4 मतलब आपको 1 2 3 4 यहां तक लिखना है। 4 मतलब ऐसे नहीं 1 2 3 4, ओके, 4 points on this side and 4 points on this side also, because each point will carry half mark. Okay, now the next point is here, what are the properties of emulsion? Emulsion के properties क्या है? Emulsion can be diluted with any amount of dispersion medium. जैसे कि मैंने आपको बोला कि दूध में आपने कितना भी पानी मिलाया तो फिर भी वो दूध ही रहेगा, है ना, मतलब we can add more amount of water in a milk also, so they can be diluted with any amount of dispersion medium. On the other hand, dispersed liquid when mixed form a separate layer. उसी इमल्शन में अगर हमने डिस्पर्स फेज को ऐड किया तो वो ज्यादा मिक्सेबल उसमें नहीं होता है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब डिस्पर्शन मीडियम हम चाहे जितना ऐड कर सकते हैं, लेकिन डिस्पर्स फेज एक लिमिट तक ही चलेगा, उसके आगे नहीं चलेगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट हियर, द ड्रॉपलेट्स इन द इमल्शन आर ऑफन नेगेटिवली चार्ज एंड कैन बी प्रेसिपिटेड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स। ड्रॉपलेट्स मतलब small drops. The droplets in the emulsions are often negatively charged. तो उनके ऊपर जो चार्ज होता है इमल्शन के ड्रॉपलेट्स के ऊपर, ये मोस्टली होता है नेगेटिव चार्ज, एंड इट कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट। ऑब्वियसली अगर ऐसे ड्रॉपलेट्स में, मतलब ऐसे सॉल्यूशन में अगर हमने ऐड किया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव में हो जाएगा अट्रैक्शन, एंड हियर वी कैन गेट द प्रेसिपिटेट, जो हमेशा पता है फॉर्म होता है एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। देखिए फॉर एग्जांपल ये अगर टेस्ट ट्यूब है
तो बॉटम में जो फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। लिक्विड जो है ऊपर आ जाता है और यहाँ पे जो बॉटम में फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं पीपीटी। पीपीटी मतलब होता है प्रेसिपिटेट। सो इट इज ऑलवेज गेट फॉर्म एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है। Emulsion show Brownian movement and the Tyndall effect, or you can say Tyndall effect. Brownian movement, you know that it was given by the scientist Robert Brown. So for the first time he observed the Brownian movement in case of a pollen grains. ये आपको मैंने बताया था previous lecture में। तो Brownian movement में क्या होता है, disperse phase के particles को dispersion medium के particles मालूम है यहाँ पे क्या करेंगे, उनको push करेंगे। So they will give here kinetic energy to the particles of dispersed phase. इससे क्या होगा, they will have ceaseless rapid random motion, इसको हम लोग बोलते हैं Brownian movement. So Brownian movement is a most important property that is shown by the colloids. Emulsion भी होते हैं colloids, है ना। तो ये भी क्या करेंगे, ये भी दिखाते हैं Brownian movement. And Tyndall effect क्या होता है यहाँ पे, the scattering, the phenomenon of a scattering of a light and by the colloidal particles and make the path or beam of a light visible is known as a Tyndall effect. So Brownian movement and Tyndall effect, ये जो दो properties है colloids के, it is mostly shown by the emulsions. Obviously emulsions are also a type of product system, जैसे कि होते हैं जेल, एरोसोल, you know that सोल, तो same are the emulsions. So they show the property of Brownian movement as well as Tyndall effect. The two liquids in emulsion can be separated by heating, freezing or centrifuging. Now see, the two liquids of the emulsion, they can be separated. देखिए अगर हमने ज़्यादा उसको हीट किया तो क्या हो जाएगा, you know that these two liquids they will get separate. ओके या फिर हमने इसको फ्रीज कर दिया, काफी ठंडा किया उसको, तो आपको पता है इस ऐसा करने पर भी अगर आपने देखा होगा कि फ्रीज में अगर हमने मिल्क को रख दिया एंड इफ इट इज टू मच कोल्ड टेम्परेचर इज देयर, यू मस्ट हैव सीन वाटर आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, वाटर इट विल गेट असाइड फ्रॉम द लिक्विड फैट्स। सो सेम हियर सेंट्रीफ्यूगिंग, मालूम यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल मशीन। तो उसमें क्या होता है, वेयर वी कैन पुट द टेस्ट ट्यूब्स, ओके, और टेस्ट ट्यूब पुट करने के बाद यू नो दैट इट्स अ सर्कुलर इन शेप वेयर वी कैन पुट लॉट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब। फिर उसके लिए आगे एक देयर इज आल्सो वन वी कैन से लीड हियर, जिसको हम लोग बंद करके रखेंगे और फिर उसको हम लोग ऐसे घुमाते हैं पूरे टेस्ट ट्यूब्स को। ऐसे जब हम यहाँ पे घुमाएंगे एट दैट टाइम हियर वॉट एवर द प्रेसिपिटेट इट विल फॉर्म, इट विल गेट फॉर्म एट द बॉटम। तो टेस्ट ट्यूब में लिक्विड मतलब इमल्शन को फिल करने के बाद अगर हमने इनको ऐसा गोल गोल घुमाया जोर से टेस्ट ट्यूब्स को, ऑटोमेटिकली इसके बॉटम में आपको मिलेगा प्रेसिपिटेट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीफ्यूगिंग। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमल्शन। प्लीज नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स प्रॉपर्ली इन योर नोटबुक। प्रॉपर्टीज में बी आस्क्ड आल्सो फॉर 2 marks. This chapter is important for the all exams. Okay. Now let's see here the last topic of this chapter, that is nothing but applications of the colloids. Colloids के क्या क्या है applications in our daily life that we have to see one by one. The first property is here electrical properties of smoke. You know that smoke is a kind of a pollutant. It can have a dangerous chemicals which are hazardous for our lungs also. So now let's see here. Smoke is a colloidal solution of solid particles of carbon, arsenic compounds, dust in air. Arsenic, carbon के you know that carbon monoxide is so dangerous because it can decrease the hemoglobin level. I mean hemoglobin को replace करता है and it will decrease the oxygen carrying capacity of the hemoglobin also. So it's a very dangerous. तो ये है कार्बन के कंपाउंड लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्सेनिक के कंपाउंड्स, डस्ट है, ये सब होते हैं एयर में। When the smoke is allowed to pass through the chamber containing plates having charged smoke particles, they lose their charge and get precipitated.
तो पोल्यूशन in the metro cities to generally decrease the level of pollution, ये स्मोक को मालूम है क्या करते हैं, दे शुड गेट द स्मोक इज गेट पास थ्रू द चेम्बर्स, और उस चेम्बर में जाने के बाद जो भी यहाँ पे प्लेट्स होते हैं तो दे विल सेटल दिस चार्ज स्मोक पार्टिकल्स, तो वो जो होते हैं स्मोक पार्टिकल्स को इनको करेंगे सेटल, ठीक है. सो दे लूज देयर चार्ज एंड हियर गेट प्रेसिपिटेट, तो स्मोक के ऊपर का जो भी पार्टिकल्स रहेंगे इनके ऊपर का चार्ज यहाँ पे निकल जाएगा एंड द एयर इट विल बी लेस पोल्यूटेड. ओके, द पार्टिकल सेटल डाउन ऑन द फ्लोर ऑफ द चेम्बर एंड द प्रेसिपिटेटर इज कॉल्ड एज अ कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर, इसको हम लोग बोलते हैं कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर, ठीक है. तो वो जो होता है फ्लोर, तो फ्लोर के ऊपर डस्ट पार्टिकल हो जाएंगे सेटल एंड सच अ काइंड ऑफ अ precipitator is called as a cottrell precipitator, ठीक है. Then second is the application. So in the first application we must have seen the dangerous smoke, it can be made very less harmful by the help of the properties, or we can say here the colloids, electrical properties of the smoke. Then the second point is here purification of a drinking water. You know that water obtained from the natural sources contain the impurities which are nothing but having colloidal nature, ठीक है. By addition of alum, alum माहिती तुम्हाला काय असतं, तुरटी, you know that K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2O is the formula for alum. ये alum होता है तुरटी, in Marathi it is called तुरटी. तो एडिशन ऑफ अलम टू सच वाटर कोलोइडल impurities, मतलब बाय एडिशन ऑफ अलम टू द वाटर, यहां पे कॉमा आना चाहिए, कोलोइडल impurities get coagulated and settle at the bottom. This makes water potable. Potable मतलब it can be used for the drinking purpose. देखिए जो भी रहेंगी impurity, बकेट में अगर हमने पानी लिया और उसमें से अगर हमने अलम को ऐसे थोड़ा सा घुमाया तो क्या हो जाएगा, जो भी रहेंगे डस्ट पार्टिकल्स दे विल गेट सेटल डाउन एट द बॉटम एंड एट द अपर पार्ट यू आर गेटिंग द प्योर वाटर. पोर्टेबल मीन्स हियर वी कैन से हियर यूजेबल वाटर फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस और फॉर एनी पर्पस, ठीक है. देन द थर्ड पॉइंट इज हियर मेडिसिन, ठीक है. ऐसे देखिए बहुत सारे एरियाज है मतलब महाराष्ट्र में भी कि जहाँ पे बारिश का पानी जो होता है इट कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बिकॉज ऑलरेडी मेनी एरियाज आर देयर वेयर देयर इज अ नॉट प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल. तो इस तरीके से भी यहाँ पे पानी पीने का लोग पा सकते हैं इन द सीजन ऑफ रेन्स, ठीक है. मेडिसिन्स जितने भी होते हैं मोस्टली मेडिसिन्स दे आर आल्सो हैविंग द सेम नेचर ऑफ द कोलाइड्स, ठीक है. यूजुअली मेडिसिन्स आर colloidal in nature and because you can see these medicines are more effective due to large surface area to volume ratio. इनका surface area ज्यादा होगा तो ये जो रेशो है इनमें ज्यादा होगा. सरफेस एरिया लार्ज, वॉल्यूम यहाँ पे इनका कम होता है, सो दे कैन प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया. और ऐसे में इफ यू चेक इट हियर दे कैन वेरी इजीली एसिमिलेटेड, मतलब वेरी इजीली डाइजेस्टेड एज वेल एज वी कैन से दे कैन बी गो टू इफेक्टिव ऑर्गन्स वेरी इजीली, ठीक है. तो जो होता है प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन मीन्स वो जो होते हैं मेडिसिन हमारी बॉडी को लगना मतलब उसका इफेक्ट होना, तो ये काफी जरूरी होता है. दिस मेडिसिन्स बिकॉज ऑफ देयर कोलोइडल नेचर एंड लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया ज्यादा वॉल्यूम कम होने पर भी, तो ये जो प्रॉपर्टी है इट इज मोस्टली यूज इन द मेडिसिन्स. Argyrol is a silver sol used as an eye lotion. Now see, it's an example of an eye lotion. You know that for the we can say here safety of our eyes, antiseptic purpose. So Argyrol can be used as an eye drop. तो ये जो है it's a silver sol, it is used as an eye lotion.
देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आपने देखा होगा, व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी वी ऑलवेज यूज द मेडिसिन लाइक पॉलीक्रॉल, जेल्यूसिल, जो होते हैं पिंक कलर के होते हैं मेडिसिन, तो दे कंटेन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दे कैन बी यूज इन केस देन व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। तो ये जो होते हैं इनमें होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड दे कैन बी यूज in case of a stomach disorders. Obviously you know that in our body there is a production of HCl in the stomach part. तो HCl ज़्यादा बाहर निकलने से हमें होती है एसिडिटी, तो HCl को करने के लिए न्यूट्रलाइज हमें चाहिए होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अगेन अ काइंड ऑफ कोलाइड, ठीक है। Then rubber industry, rubber is obtained by the coagulation of latex. Latex जानते हैं क्या होता है? Rubber trees in India, in the state of Kerala, there are many rubber trees occur. Rubber trees के बहुत सारे नाम है, Hevea, then Balata, you know that. Then ये जो भी नाम है रबर ट्रीज के, उनके बार्क में से, बार्क म्हणजे त्याचं खोड, त्या खोडापासनं जे काही स्टिकी कलरचं व्हाईट कलरचं सबस्टन्स आपल्याला मिळतो, दॅट इज कॉल्ड एज अ लॅटेक्स. सो दैट लैटेक्स इज इम्प्योर फॉर्म. तो वो जो होता है लैटेक्स, इसका करके कोएगुलेशन हमें मिलता है रॉ रबर. फिर उस रॉ रबर को करते हैं उस वल्कनाइज or you can say here vulcanization is the process of heating the raw rubber with a certain amount of sulfur at a specific temperature and at a specific pressure. Then here raw rubber it get changed into tough rubber. This process is known as a vulcanization of a rubber. और आपको पता है बहुत सारे जो होते हैं टायर्स, मोस्टली टायर्स आर मेड अप ऑफ वल्कनाइज्ड रबर. यू कैन सी द लाइफ ऑफ टायर इज टू मच and they can carry so much weight. So you can see this process is nothing but known as a vulcanization of a rubber. So in the rubber industry also, rubber is obtained by the coagulation of a latex. You know that the process of coagulation. तो latex का करते हैं कोएगुलेशन, फिर लैटेक्स से बाकी के बहुत सारे रबर के जितने भी है प्रोडक्ट्स ये हमें आगे मिलते हैं. सो लैटेक्स इज बेसिकली बेसिक सब्सटेंस, इसके बाद हमें बाकी के मिलते हैं प्रोडक्ट्स. देन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. आई टोल्ड यू सोप में क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स और वी कैन से हियर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स. तो इनमें क्या होता है, देयर आर टू पार्ट्स, हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड बाकी का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ कार्बोक्सिलेट पार्ट. जो भी होता है पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन इट इज वाटर इनसोल्यूबल, और जो भी होता है पार्ट दैट इज नोन एज अ कार्बोक्सिलेट इट इज वाटर सोल्यूबल. ऐसे में क्या होता है, जो पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन वाला जो वाटर इनसोल्यूबल है बट ऑयल सोल्यूबल है, तो वो ऑयल के दाग धब्बों को निकाल कर बाहर करेगा एंड देन दिस डर्ट एंड ऑयली ग्रीजी एरिया it can be very easily removed by the water. So in this way जो भी होता है cleansing action of soaps or we can say here detergents, it is also based on the application of the colloids. Then photographic plates, films, industrial products like paints, ink, then plastic, जो भी आपको पता है now there are various plastics are there. Polymer industry is a very big industry. तो बहुत सारे यूजेस है प्लास्टिक के, है ना. नाउ इट इज से टुडेज एरा इज द प्लास्टिक एरा, क्योंकि देख लीजिए कि हमारे घर में कितने सारे है प्रोडक्ट्स प्लास्टिक के बने हुए. सो ये है इट आल्सो केम फ्रॉम द कोलेड. लुब्रिकेंट, यू नो दैट लुब्रिकेंट इज वेरी नेसेसरी इन द मशीन्स, इन द मशीन पार्ट, क्योंकि अगर लुब्रिकेंट नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, जो मशीन के पार्ट है ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे घिस जाएंगे एंड देन इट विल गेट वैनिश अर्लियर, और मैं ये कहूँगा कि वो जल्दी से खराब हो जाएंगे. इसीलिए किसी भी व्हीकल में ऑयल की मात्रा बराबर से होनी चाहिए. फॉर दैट देयर इज अ नीड ऑफ लुब्रिकेंट. बाय द यूज ऑफ लुब्रिकेंट मालूम यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ नो मोर, देयर इज अ स्मूथ यू नो इंटरेक्शन एंड देयर विल बी नो मोर वी कैन से फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट मशीनरी पार्ट्स. सो लुब्रिकेंट जैसे होता है ग्रेफाइट, ये भी यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं. साथ ही साथ सीमेंट है ना, सीमेंट का जो पार्ट है इट इज ऑल्सो सीमेंट, यू नो दैट इट्स अ वेरी मच यूजफुल नाउ डेज
आपको पता भी होंगे बहुत सारे ब्रांड्स है सीमेंट के मार्केट में अवेलेबल. सो सीमेंट इज सो मच यूजफुल फॉर द बिल्डिंग पर्पज. सो ऑल दीज आर नथिंग बट द कोलेट्स. ओवरऑल अभी आपको मालूम चला है कि हम लोगों ने क्यों इस टॉपिक को पढ़ा है. दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ऑल्सो देयर फॉर सीईटी. ओके, सो होप सो आई जस्ट होप सो कि आपको ये सब कुछ समझ में आया है. इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी. फिलहाल अभी चैप्टर तो खत्म हो गया है बट स्टिल वी हैव सम टाइम. सो लेट्स सी सम ऑफ द एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. ठीक है, कुछ एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे. मैंने आपको प्रोवाइड भी किया है व्हाट्सएप पर इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ फाइल्स. तो लेट्स सी दैट एमसीक्यूज, सम ऑफ द एमसीक्यूज. Now let's see some of the MCQs which are given in the assignment. The substance that get adsorbed on the surface of solid is called as, yes, adsorbate. Option number A, which is correct in case of a van der Waals adsorption. आपको पता है van der Waals जो भी होता है adsorption, it will come in the part physical adsorption, है ना. ये कब होता है? It will occur at a low temperature and high pressure. For this we need the low temperature always. Option number B उसका आंसर होना चाहिए. Which of the following is less than 0 during the adsorption? अभी देखिए फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं ये है डेल्टा जी. ये फिलहाल तो आपको पता नहीं होगा क्या है बट इट्स नथिंग बट द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज. ये आपको 12th में है. तो फिलहाल मैं चाहूंगा कि देखिए गिब्स फ्री energy, it is the amount of energy available to the system which can be converted into useful work. तो डेल्टा जी, डेल्टा एस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे चेंज. देखिए ये डेल्टा मतलब होता है चेंज. चेंज आई विल राइट हियर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. यहाँ पे है चेंज इन एंट्रोपी. एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस. सॉलिड में क्या होता है? दे आर परफेक्ट शेप, सो देयर इज परफेक्ट ऑर्डर. इन केस ऑफ गैसेस देयर इज परफेक्ट डिसऑर्डर, क्योंकि गैसेस को कोई शेप नहीं होता है. देयर इज अ परफेक्ट डिसऑर्डर, तो उनकी ज्यादा होती है एंट्रोपी. इन केस ऑफ अ सॉलिड दे हैव लीस्ट एंट्रोपी बिकॉज दे आर अरेंज इन अ ऑर्डरली मैनर. तो चेंज इन एंट्रोपी होता है डेल्टा एस. डेल्टा एच का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी. ये सब टर्म्स हमको नेक्स्ट ईयर में देखने हैं इन द टॉपिक केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. फिलहाल डोंट बॉदर अबाउट इट बट रिमेंबर ऑल दीज थ्री फैक्टर्स they should be less than 0. They should be less than 0 in case of adsorption. ये आपको ध्यान में रखना है कि ये all these three quantities they should be negative, means less than 0. इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी. ओके, विच ऑफ, देखिए आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपका टेक्स्ट बुक के बाहर का हो. ओके, डोंट बॉदर अबाउट इट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेवरेबल कंडीशन फॉर द फिजिकल adsorption? देखिए I told you for the physical adsorption there should be low temperature and high pressure should be here. ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में. तो हाई टेम्परेचर जो है इट इज नॉट फेवरेबल कंडीशन फॉर द फिजिकल एडसॉर्प्शन, क्योंकि ये हमेशा होता है लो टेम्परेचर में. ठीक है, ये हमने देखा था when we have taken the points of differences between the physical adsorption and the chemical adsorption. Which of the following is adsorbed greatly by the activated charcoal? चारकोल को जब हम लोग करते हैं एक्टिवेटेड तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा एडसॉर्प्शन अगर पॉसिबल है तो वो होता है वाटर वेपर्स का. दैट्स व्हाई वाटर वेपर को एडसॉर्ब करके हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं ह्यूमिडिटी को. सो ह्यूमिडिटी को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है ना. इन मराठी इट इज कॉल्ड एज आर्द्रता. सही ना. देन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन. अभी देखिए वापस ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है क्योंकि ये जो फॉर्मूला है डेल्टा जी
ठीक है, इसका जो ऑप्शन है फिलहाल डेल्टा H इज इक्वल टू टी डेल्टा एस है। सो डोंट बॉदर अबाउट दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या है तो ये आपको ज़रूरत नहीं इसको करने की। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो बिकॉज टू एक्सप्लेन ऑल दिस कंसेप्ट्स प्रॉपरली वी शुड नो स्टडी ऑफ चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। और देखिए क्या होता है कि CET का जो पेपर होता है, ओके, इट इज ऑलवेज आफ्टर द एंड ऑफ द 12th सिलेबस। तो 12th तक आप सभी क्वेश्चंस आपने पढ़े होते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। क्योंकि इन द CET एग्जाम यू नो दैट 10 मार्क्स आर देयर फॉर 11th, तो वो 11th और 12 के कंबाइन पेपर होता है, तो 12 का भी यहाँ पे कुछ पार्ट इसीलिए पूछा गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज केस ऑफ एडसॉर्प्शन? अनहाइड्रस CaCl2 इन कॉन्टैक्ट विद वाटर वेपर्स। देखिए ये जो है इट इज नॉट अ केस ऑफ एडसॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं एडसॉर्बेंट्स मोस्टली सिलिका जेल होता है, एल्यूमिना होता है, चारकोल होता है, बिकॉज दे आर पोरस इन नेचर, दे कैन प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया, इसलिए उसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, सिलिका जेल इन कॉन्टैक्ट विद वाटर वेपर्स। सो सिलिका जेल इज अ गुड एडसॉर्बेंट एंड वाटर वेपर्स इसके ऊपर होते हैं एडसॉर्ब। वाटर वेपर्स आर नथिंग बट adsorbate and silica gel is adsorbent. Silica gel is a good adsorbent. Option number B इसका आंसर होना चाहिए। Question number 9. The volume of the gases of H2, CH4, CO2, NH3 adsorbed by 1 gram of charcoal at 288 Kelvin are in the order. ये यार है आपको याद होगा, ये हमने देखा था इन द टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर। इसका जो प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए इट शुड बी ऑप्शन नंबर डी, NH3 का सबसे यहाँ पे ज़्यादा होगा, फिर CO2 का होगा, फिर CH4 का होगा, बाद में यहाँ पे H2 होगा। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, यू कैन चेक हियर। विच इज द एडसॉर्ब इन मैक्सिमम अमाउंट बाय एक्टिवेटेड चारकोल? देखिए यहाँ पे जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो यहाँ पे ज़्यादा एडसॉर्ब होगा। N2, CO2, Cl2, O2 इन चारों गैसेस में से CO2 गैस के लिए मैक्सिमम है क्रिटिकल टेम्परेचर, इसलिए CO2 इसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, द प्लॉट ऑफ x अपॉन m, यहाँ पे x क्या होता है पता है आपको? x इज नथिंग बट द मास ऑफ द गैस एडसॉर्ब, m इज हियर नथिंग बट द मास ऑफ द एडसॉर्बेंट, इसलिए x अपॉन m क्या होता है? मास ऑफ अ गैस एडसॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ अ एडसॉर्बेंट वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रेशर यहाँ पे है कांस्टेंट, जो होता है यहाँ पे प्रेशर यू नो दैट इट आल्सो कॉल्ड एज अ बार। तो प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर मतलब यहाँ पे होना चाहिए इसका आंसर एडसॉर्प्शन आइसोबार। आइसो मतलब होता है सेम, बार मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर सेम है मतलब वो है कांस्टेंट, इसलिए इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। नेगेटिव एडसॉर्प्शन इंप्लाइज दैट सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज एडसॉर्ब ऑन द सॉलिड एडसॉर्बेंट। ठीक है, a part of a solid adsorbent pass into the solution, adsorption is less than expected value, concentration of the solute in the solution has a solution। देखिए इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। नेगेटिव एडसॉर्प्शन जो होता है इट इंप्लाइज दैट सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज एडसॉर्ब ऑन द सॉलिड एडसॉर्बेंट। ठीक है, सो आंसर का आएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए। The effect of pressure on adsorption is high if temperature is low। ठीक है, क्योंकि अगर टेम्परेचर यहाँ पे लो होगा तो तभी यहाँ पे इफेक्ट ऑफ द प्रेशर इट शुड बी सिग्निफिकेंट। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको पता है इसका ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, द कलरिंग मैटर रिमूव्ड बाय एनिमल चारकोल ड्यूरिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर एक्ट एज अ yes adsorbate। the coloring matter removed by animal charcoal during clarification of sugar act as a adsorbate। अभी यहाँ पे देखिए जो चारकोल यहाँ पे होगा it will act as a adsorbate। तो मालूम यहाँ पे क्या करेगा,
जो भी कलरिंग मैटर है शुगर में से उसको निकाल कर शुगर को आपको पता है इट शुड अगर वो दिखती है व्हाइट कलर की, तो रीजन इज दैट देयर इज एडसॉर्प्शन प्रोसेस। तो जो भी यहाँ पे कलरिंग मैटर होता है उसको निकाल लिया जाता है एंड इट इज गेट एब्सॉर्ब ऑन द चारकोल। सो चारकोल हियर इट विल एक्ट एज अ adsorbent। कलरिंग मैटर यहाँ पे होगा adsorbate, yes, and the charcoal here will be adsorbent। okay, I repeat, coloring matter यहाँ पे है adsorbate and the charcoal it will act as a adsorbent। the role of negative catalyst in the reaction is, negative catalyst जो यहाँ पे होगा वो क्या करेगा, rate of a reaction को decrease करेगा। we can say it is just like a inhibitor। आपको पता है क्लोरोफॉर्म का जो होता है ऑक्सीडेशन फॉस्जिन गैस में, इसको प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, इट इज डन बाय द 2% ऑफ इथेनॉल। सो ये मालूम यहाँ पे क्या करेगा, ये चेन रिएक्शन को करेगा टर्मिनेट, एंड करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होना चाहिए, नेगेटिव कैटलिस्ट स्टॉप्स द रिएक्शन। केमिसॉर्प्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, say it depends on the bond forming tendency between the adsorbate and adsorbent, इनके बीच में होता है covalent bond, तो it does not depend on the pressure। ऑप्शन नंबर ए उसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। 17 प्रोसेस इन्वॉल्व इन अ हेटेरोजेनस कैटालिसिस इज नथिंग बट अ केमिसॉर्प्शन। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस क्या होता है, जनरली सॉलिड इज द सरफेस जिसके ऊपर लिक्विड या फिर गैस होता है एडसॉर्बेट। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता है और वो जो बॉन्ड होता है ये होता है केमिकल बॉन्ड और वी कैन से कोवैलेंट बॉन्ड। द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट इन केस ऑफ अ फिजिकल एडसॉर्प्शन इज कॉल्ड एज अ वंडर वॉल्स फोर्स। ओके, ऑब्वियसली सोकिंग ऑफ वाटर बाय स्पंज, हमने स्पंज को पानी में डाला निकाला तो क्या हो जाएगा, इट्स एब्जॉर्प्शन, इट्स नॉट एडसॉर्प्शन, इट्स एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो पानी को सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 19 का। द प्रोसेस टेकिंग प्लेस व्हेन H2 गैस इज पास ओवर पैलेडियम मेटल, इट इज जस्ट लाइक एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन का दूसरा और एक नाम मैं बताऊंगा आपको, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्यूलेशन। हो सकता है कि मैंने आपको बताया नहीं होगा, बट आप नाउ दिस इज द only for your information purpose, it also called as occultation। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होना चाहिए। the enthalpy of physical adsorption हमको पता है it is always less than the chemical adsorption। ऑप्शन नंबर सी। the bond between the adsorbate and adsorbent in the chemisorption is, yes, it may be ionic bond also, it may be covalent bond also। हमने देखा था ये मोस्टली इट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड बट समटाइम इट्स अ आयनिक बॉन्ड आल्सो। तो दोनों बॉन्ड यहाँ पे करते हैं एग्जिस्ट, इसलिए आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। द सब्सटेंस जनरली यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ गैस मास्क यूज इन द Cl2 इंडस्ट्री, इट इज यूज एज अ एक्टिवेटेड चारकोल। ये शायद हमने ये पॉइंट लिया था, ठीक है। द नेचर ऑफ फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट इन द एडिशन अकरिंग एट हाई टेम्परेचर इज नथिंग बट अ केमिकल फोर्सेस। ओके, मतलब केमिकल बॉन्ड। एडसॉर्प्शन, ये क्वेश्चन जो है 25 वाला, इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन, जस्ट रिमूव दिस क्वेश्चन हियर। 25 इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। द टर्म एडसॉर्प्शन वाज गिवन बाय ऑप्शन नंबर बी काइजर, ठीक है। शायद पता नहीं होगा आपको, बट नाउ दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। सिलिका गार्डन इज डेवलप्ड बाय सेटिंग ऑफ कलर्ड आयंस इन द वॉइड ऑफ सिलिकेट्स, it is due to adsorption process। silica garden is developed by setting of colored ions in the void मतलब क्या होता है, empty space, जो भी होता है empty space सिलिकेट के बीच में, जिसमें क्या होता है colored ions को करते हैं set। this process is nothing but known as adsorption, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। the adsorbent used for chromatographic separation of organic compound is, yes, for chromatography all the three can be used। सिलिका जेल, एल्यूमिना, चारकोल, ये तीनों में से यहाँ पे कुछ भी यूज किया जा सकता है। ओके, द फिनोमिनन इन विच एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज सॉर्प्शन। पता है आपको,
Adsorption plays an important role in heterogeneous catalysis. I told you most of the reactions which are catalyzed, जिनमें क्या होता है कि solid will act as a surface, as an adsorbent, liquids and gases they will be adsorbate. तो in case of heterogeneous catalysis, adsorption has a very important role. Identify the gas which is readily absorbed by activated charcoal, sulfur dioxide gas. Okay, just look at the critical temperature of it. इससे आपको मालूम चलेगा कि SO2 gas it will be adsorbed more. During the preparation of sugar, the adsorbent commonly used as, again it is nothing but a charcoal. Okay, it is used in the preparation or we can say purification of a sugar. At high pressure, adsorption kinetically is zero order. अभी ये जो वापस concept है, it is in the 12th standard. In the 12th you have the chapter chemical kinetics. तो ये जो टॉपिक है chemical kinetics, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर को. अभी क्या होता है देखिए, नाइट्रो अमोनिया गैस जो है इसका अगर होता है डिकम्पोजिशन ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम, तो आपको यहाँ पे मिलेगा N2 गैस प्लस आपको यहाँ पे मिलेगा H2 गैस, N2. ठीक है, तो ये होता है ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम. नाउ अमोनिया का डिकम्पोजिशन होता है ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम. अमोनिया इज एडसॉर्बेंट, प्लैटिनम इज एडसॉर्बेट. Sorry, ammonia is adsorbate, platinum is adsorbent. Platinum will act as catalyst here. लेकिन अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर रहेंगे, they get adsorbed. Only that molecules will change, will decompose into N2 and H2. लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट है, लेकिन जो प्रेजेंट है उसके सरफेस के ऊपर सिर्फ उन्हीं का होगा यहाँ पे डिकम्पोजिशन. इसीलिए इस रिएक्शन का जो रेट है ये अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता. तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है ये अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. इसीलिए ये रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन. Order of reaction, this will again you will study in the next year. It's again a big topic. तो ये आप देखोगे. जैसे कि मैंने बताया आपको कि CET का एग्जाम बाद में होता है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जहाँ पे 12 और 11 दोनों का नॉलेज हमें जरूरी हो. ठीक है, वैसे तो आपको ये क्वेश्चंस बाद में भी मिलेंगे करने के लिए. ठीक है, तो अमोनिया के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, अगर ये करता होता अमोनिया के ऊपर तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रेट इज इक्वल टू K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3. इसका पावर अगर यहाँ पे होता है 1 तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगर यहाँ पे होता है 2 इट इज कॉल्ड एज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना. तो यहाँ पे मतलब जीरो है. तो रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया. तो ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इसके बारे में जानेंगे डिटेल में, लेकिन नेक्स्ट ईयर में. इन द separation of noble gases, the adsorbent used is, yes, charcoal. Yes, it's nothing but actually coconut charcoal, but we can also use here we can just say it as a activated charcoal. Term catalyst it was given by the scientist Berzelius. Which of the following reaction is an example of negative catalysis? जिसको हम लोग बोलते हैं inhibition, retardation. तो वो जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन नंबर 4. क्लोरोफॉर्म का फॉस्जिन में जो होता है कन्वर्जन, इट कैन बी प्रिवेंट बाय द कैटलिस्ट 2% ऑफ इथेनॉल, दैट इज कॉल्ड एज द इनहिबिटर. तो उसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी. बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज एन एंजाइम. एंजाइम के बारे में फिलहाल तो हमारे नए टेक्स्ट बुक में कुछ दिया नहीं है, बट रिमेंबर enzymes are nothing but a biocatalyst which can increase the rate of the chemical reaction. Many enzymes are present in our body जिनका काम होता है डाइजेशन करना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को फॉर्म करना, है ना. So enzymes they are nothing but the biocatalyst which can carry out certain reactions. Which of the following act as catalyst? Metal with
वेरिएबल वैलेंसी देखा था हमने कि क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन कैसे एडजॉर्ब करते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनकी होती है एक से ज्यादा वैलेंसी, दे कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट बिकॉज दे कैन प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया, उनका साइज भी छोटा होता है, दैट्स व्हाई। 39 catalysis is the phenomenon in which a substance alters speed of the chemical reaction। यहां पे एक करेक्शन कर लेना थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 39 में catalysis is phenomenon in which, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, a substance alters the speed of the chemical reaction। क्वेश्चन नंबर 40, according to the adsorption theory of catalysis, the speed of the reaction increases because, yes, देखिए आपको पता है कि स्पीड क्यों बढ़ता है, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। जनरली जो भी यहां पे होता है, यस, कैटलिस्ट, इट विल ब्रिंग डाउन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सो जो भी यहां पे होगा एडसॉर्प्शन, इट विल लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसलिए डी इसका आंसर होना चाहिए। 41 catalyst in finely divided state is more efficient because it can provide larger surface area। I told you in one example also कि जैसे हमने एक क्रिस्टल को कट किया 8 हिस्सों में तो हमें कितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है। When the particle size is smaller we are getting more surface area, इसीलिए आंसर चाहिए उसका ऑप्शन नंबर सी। In contact process manufacture of H2SO4 the catalyst used is here V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड। ये भी हमें 12th में है इन द चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट। एंजाइम बिकम, सॉरी ये आपको देखने को मिलेगा इन द चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 13, 14, 15, शायद इसमें आपको मिल सल्फर का नाम, हाँ सही कहा था मैंने। देखिए आपको एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 13, 14, 15 इस साल है, 16, 17, 18 अगले साल है। तो ये जो क्वेश्चन है इट विल बी इन द नेक्स्ट ईयर इन द 12th स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर होना चाहिए V2O5, बट रिमेंबर इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, V2O5 विल बी एक्टिंग एज कैटलिस्ट हियर। एंजाइम बिकम्स इनएफेक्टिव एट हाई टेम्परेचर, ज्यादा हाई अगर होगा टेम्परेचर तो एंजाइम प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ कैटलिस्ट? थर्माइट प्रोसेस। देखिए Fe2O3 यहां पे मैंने लिखा, इट्स नथिंग बट हेमेटाइट, इट्स एन ओवर ऑफ आयरन, ये लोहे का होता है। और इसका अगर रिएक्शन करेंगे विथ एल्यूमिनियम एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर एल्यूमिनियम इज हैविंग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो यहां पे आपको Fe मिल जाएगा और आपको यहां पे मिल जाता है Al2O3 और यहां पे ट्वाइस Fe आपको मिल जाएगा, Al2O3 मिल गया और Fe मिल गया। एल्यूमिनियम इज हैविंग हाई एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ थर्माइट प्रोसेस। एल्यूमिनियम विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, देखिए ना Fe2O3 में से इसने ऑक्सीजन को निकाल दिया, आपको सिर्फ Fe मिला, तो एल्यूमिनियम यहां पे क्या करेगा, इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें कोई भी कैटलिस्ट हम लोग यूज नहीं करते, सो दिस इज नोन एज थर्माइट प्रोसेस। ये भी आपको 12th में देखने को मिल जाएगा, बट रिमेंबर देयर इज नो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट यहां पे नहीं होता है। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच, यस, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होना चाहिए, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट स्पीड्स इट अप। हमने देखा था कि वो रिएक्शन का रेट को बढ़ाएगा। AlCl3 is used in Friedel-Crafts reaction as acid catalyst। ये भी शायद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसके बारे में, बट रिमेंबर हियर आल्सो दिस सेम क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर देयर आल्सो। ओके, Friedel-Crafts रिएक्शन में जो होता है AlCl3, इसका काम होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नाउ आफ्टर दिस lectures of organic chemistry will start, they will get the knowledge about this। इसका काम होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ये आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। कैटलिस्ट यूज्ड इन द लेड चेंबर प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर इज
oxides of nitrogen. 48. An autocatalyst is one of the product of the reaction which act as a catalyst. मतलब क्या होगा, जो भी यहाँ पे रिएक्शन होगा, रिएक्शन के जितने भी होंगे प्रोडक्ट्स, उसी में से एक जो प्रोडक्ट होगा इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट. That is called as a autocatalysis. Question number 49. A biological catalyst is nothing but an enzyme. और एंजाइम जो यहाँ पे है इनके नाम ऐसे होते हैं ना, ज़ाइमेज, माल्टेज, अमाइलेज, इसके आगे ASE लिखा हो वो होते हैं एंजाइम्स. तो यहाँ पे ज़ाइमेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा. Catalyst alters the reaction mechanism and brings down the energy of activation. तो ये 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिए हैं और कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं इसके लिए शायद हम और एक लेक्चर लेंगे. फिलहाल आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है.